हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल केमिस्ट्री टूल्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक रिवीजन वीडियो। जी हाँ दोस्तों, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को थोड़े पार्ट्स के अंदर क्या करना कोशिश करेंगे कि इसको रिवाइज करवाएं। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक बहुत बड़ा चैप्टर है। इसको रिवाइज करने के लिए हमें कम से कम 2 से 3 वीडियो लगेंगी। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें लगभग लगभग आधा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिवाइज करवा दूंगा। फिर बचा हुआ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम आने वाली वीडियोस के अंदर रिवाइज करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर कोई भी बच्चा नया है हमारे चैनल के ऊपर, तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद एक बढ़िया सा कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट ज़रूर ड्रॉप करना और वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करना, ताकि ये वीडियो और भी बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो सके। तो बिना किसी देरी के मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, मैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों देखो, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को क्या करने जा रहे हैं, रिवाइज करने जा रहे हैं। और हम इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिवाइज करने जा रहे हैं। तो देखो, अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करूं तो इस पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम 2 तरीके की सेल पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सेल की अगर मैं बात करूं तो 2 टाइप की सेल पढ़ते हैं, एक गैल्वेनिक सेल पढ़ते हैं और एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों सेल आई कहाँ से, बात ये उठती है ना। तो सबसे पहले अगर मैं तुमसे बात करूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर एनर्जी कन्वर्जन्स की, तो 2 टाइप्स के एनर्जी कन्वर्जन्स होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी कन्वर्जन्स। ठीक है, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब भी पढ़ते हैं तो 2 तरीके के एनर्जी कन्वर्जन हम पढ़ते हैं। पहला एनर्जी कन्वर्जन हम पढ़ते हैं केमिकल एनर्जी से। केमिकल एनर्जी से हम क्या बनाएंगे बेटा जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएंगे। ठीक है, और दूसरे टाइप के एनर्जी कन्वर्जन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे बेटा जी, इसका उल्टा। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाएंगे। जब भी हम ऐसा एनर्जी कन्वर्जन पढ़ेंगे जिसमें हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होंगे, तो हम पढ़ेंगे बेटा जी गैल्वेनिक सेल के बारे में। और जब भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाने जा रहे होंगे, तब तब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में। ठीक है, इस तरीके के 2 एनर्जी कन्वर्जन के बिहाफ पे हम सेल को 2 हिस्सों में क्या करते हैं बेटा जी, कैटेगराइज करते हैं। अच्छा जी, आगे सर जी, और क्या पता कर सकते हैं हम? देखो बेटा, अगर मैं बात करूं किसकी, एक सेकंड में इसको रब कर लेता हूं ताकि मैं और भी बहुत सारी बातें तुम लोगों को यहाँ पे बता सकूं। देखो, जब भी हम यहाँ पर एनर्जी कन्वर्जन की बात करते हैं, तो देखो यहाँ पर होता क्या है। जब हम गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ रहे होते हैं और इस तरीके का एनर्जी कन्वर्जन पढ़ रहे हैं, जिसमें केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर तुमको बता देता हूँ, इस तरीके का एनर्जी कन्वर्जन कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस को हम जब पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, तो वहां पर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब होता है जो वो प्रोसेस जो अपने आप हो जाती है। तो इस तरीके का एनर्जी कन्वर्जन भी क्या हो जाता है, अपने आप हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसा एनर्जी कन्वर्जन क्या कहलाता है, स्पॉन्टेनियस कहलाता है। और थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि वो प्रोसेस जो स्पॉन्टेनियस होती है उनके लिए जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होता है, वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब है गैल्वेनिक सेल के लिए डेल्टा जी कैसा होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। अब हम सेल पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हम पोटेंशियल डिफरेंस भी देखेंगे। ठीक है, तो जो ई सेल हमारा आएगा, सेल का पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा, वो हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और ये किसके लिए बात चल रही है बेटा जी, गैल्वेनिक सेल के लिए बात चल रही है। डेल्टा जी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ये भी किसके लिए बात चल रही है, दोनों की दोनों गैल्वेनिक सेल के लिए बात चल रही है। अब जरा थोड़ा सा ध्यान से देखना, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए हम क्या
कह सकते हैं। देखो बेटा जी, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर हम क्या करेंगे बेटा जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और ये प्रोसेस कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। और थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि अगर कोई प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब वो खुद से नहीं होने वाली है। और थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि ऐसी प्रोसेस जो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, ऐसी प्रोसेस के लिए डेल्टा जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी में जो चेंज आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है? और यहाँ पर ई सेल क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। ठीक है? मतलब तुम्हें ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए और ये क्वेश्चन बोर्ड ने बहुत बार पूछा हुआ है एमसीक्यू के अंदर। ठीक है? तो होपफुली तुम्हें यहाँ पर टाइप्स ऑफ सेल हमें क्या-क्या पढ़ना है और उनके लिए एनर्जी कन्वर्जन्स ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो बेटा जी हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, थोड़ा-सा इस तरीके का सिनेरियो देखने जा रहे हैं। अब सबसे पहले हम इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर गैल्वेनिक सेल को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, गैल्वेनिक सेल को ही एक और नाम दिया जाता है डैनियल सेल। ठीक है? अब डैनियल सेल की अगर मैं बात करूँ, तो डैनियल सेल कब डैनियल कहलाती है? मतलब गैल्वेनिक सेल जो गैल्वेनिक सेल है, उसी का ही एक एग्ज़ाम्पल है डैनियल सेल। ठीक है? लेकिन गैल्वेनिक सेल को डैनियल सेल कब बोलेंगे? जब बोलेंगे जब हम ज़िंक का ही क्या ले लें? इलेक्ट्रोड ले लें, ज़िंक का इलेक्ट्रोड ले लें और कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लें। ज़िंक के साथ ज़िंक सल्फ़ेट का सॉल्यूशन ले लें और क्या कर दें बेटा जी, यहाँ पर देखो ज़िंक सल्फ़ेट का सॉल्यूशन ले रखा है और ज़िंक का इलेक्ट्रोड ले रखा है। यहाँ कॉपर की इलेक्ट्रोड ले रखी है, कॉपर सल्फ़ेट का सॉल्यूशन ले रखा है। अगर इस तरीके का सेटअप तुम्हें दिखे ज़िंक और कॉपर का, तो ऐसी सेल को हम क्या बोलते हैं? डैनियल सेल बोलते हैं और ये तुम्हें पता होनी चाहिए। देखो बेटा जी, डैनियल सेल होती कैसी है? तुम्हारे सामने पिक्चर दिख रही है तुम्हें कि डैनियल सेल सर ऐसी होती है। इसमें हम क्या करते हैं बेटा जी, 2 बीकर लेकर रखते हैं, है ना? एक ये बीकर दिख रहा है तुम्हें और एक ये बीकर दिख रहा है तुम्हें। इन दोनों बीकर के अंदर एक मेटल की इलेक्ट्रोड होगी और उसी मेटल का क्या रहेगा हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन रहेगा। फिर दूसरी साइड दूसरा बीकर रहेगा जिसमें दूसरे किसी मेटल की इलेक्ट्रोड रहेगी और उसी मेटल का हम क्या लेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है? अब बात ये आती है कि सर हमें एक चीज़ नहीं समझ में आई यहाँ पे कि आपने यहाँ पर क्या किया है, जिस मेटल की इलेक्ट्रोड ली है उसी मेटल का इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिया है, ऐसा क्यों किया आपने? तो बेटा जी मैं तुमको यहाँ पर बताना चाहूँगा, अगर हम कोई भी एक बीकर लें, ठीक है? कोई भी एक बीकर लें, अच्छा इस बीकर को थोड़ा-सा मैं सही कर देता हूँ। देखो बेटा जी, अगर हम कोई भी बीकर लेते हैं और उसके अंदर मैं जो इलेक्ट्रोड ले रहा हूँ, ठीक है? मान लो मैंने यहाँ पर ज़िंक की ही इलेक्ट्रोड ले ली, 1 सेकंड के लिए मान लेना और फिर इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भर दिया मान लो कॉपर सल्फेट का। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होने वाली है, वो किस प्रकार की होने वाली है बेटा जी? इस ज़िंक इलेक्ट्रोड और इस कॉपर सल्फेट के बीच में एक रेडॉक्स रिएक्शन होने वाली है। ठीक है? और वो रिडॉक्स कैसी रहेगी बेटा जी? डायरेक्ट रिडॉक्स रहेगी। ठीक है? डायरेक्ट रिडॉक्स के साथ हम कभी भी सेल को नहीं बना सकते हैं। तो डायरेक्ट रिडॉक्स से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम जिस मेटल की इलेक्ट्रोड लेते हैं, उसी मेटल का इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लेते हैं। तो होपफुली तुम्हें ये चीज़ समझ में आई होगी। अच्छा जी, और क्या दिख रहा है तुम्हें गैल्वेनिक सेल में? देखो यहाँ पर डैनियल सेल में तुम्हें क्या दिख रहा है? एक चीज़ मैं यहाँ पर तुमको बताना चाहूँगा, अगर मैं इस सेल के 2 हिस्से कर दूँ, एक मेरे पास लेफ्ट कंपोनेंट है, ठीक है? और एक मेरे पास कैसा है बेटा जी, राइट कंपोनेंट है, ठीक है? मतलब एक लेफ्ट बीकर है और एक राइट बीकर है, ठीक है? लेफ्ट बीकर क्या कहलाता है हमारे पास? जो लेफ्ट कंपार्टमेंट है वो कहलाता है एनोड और जो राइट कंपार्टमेंट है वो क्या कहलाता है? कैथोड कहलाता है ना? ये चीज़ मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज़ कौन बोलती है? आईयूपैक बोलती है। आईयूपीएसी के द्वारा दिए गए ये रूल्स हैं, जिसमें आईयूपीएसी कहता है कि जब-जब तुम गैल्वेनिक सेल बनाओगे,
एनोड को हमेशा किधर लिखोगे? लेफ्ट में लिखोगे, या एनोड को हमेशा किधर रखोगे? लेफ्ट में लिखोगे, ठीक है? लेफ्ट में रखोगे। और कैथोड को हमेशा कैसे रखोगे? राइट में रखोगे। ये आयुपैक कहता है, ये मैंने नहीं कहा है। प्लीज़ इस तरीके का मिसकंसेप्शन मत पालना कि हम एनोड को राइट में भी लिख सकते हैं और कैथोड को लेफ्ट में भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? अब ज़रा एक चीज़ और ध्यान देना, एनोड के ऊपर हमेशा होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बेटा? जो भी मेटल की इलेक्ट्रोड एनोड के ऊपर होगी, वो हमेशा क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगी। मतलब यहाँ पे तुम जिंक की रॉड को देख रहे हो, तो इस जिंक की रॉड में जिंक के एटम्स होंगे बहुत सारे, और वो जिंक के एटम क्या करेंगे? इस रॉड के ऊपर इलेक्ट्रॉन को छोड़ेंगे और खुद जिंक 2+ की फॉर्म में जाकर किसमें पड़ जाएंगे? इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर गिर जाएंगे, ठीक है? सेम टू सेम इधर इसका अपोजिट होगा कैथोड की तरफ, है ना? कैथोड के ऊपर क्या होगा बेटा जी? रिडक्शन होगा, और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? यहाँ पर क्या होगा बेटा जी? इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। मतलब जो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं, वो यहाँ से होते हुए कुछ इस तरीके से तुम देख रहे हो, डायरेक्शन भी दिखा रखी है इलेक्ट्रॉन्स की, और वो कहाँ जाएंगे बेटा जी? इस तरीके से जिंक के इलेक्ट्रोड के ऊपर जाएंगे, और इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर 2+ के आयंस रहेंगे, वो इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेंगे बेटा जी? कैप्चर कर लेंगे, ठीक है? जैसे ही ऐसा कुछ होगा, तो मैं तुमको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर रिएक्शन किस प्रकार की हो रही होगी। जरा ध्यान से देखना, रिएक्शन किस प्रकार की हो रही होगी। देखो, अगर एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब जिंक क्या कर रहा है बेटा जी? जिंक 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, ठीक है? लूज कर रहा है। तो यहाँ जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। सेम टू सेम इधर क्या हो रहा है? कॉपर 2+ के जो आयंस हैं, वो उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? कैप्चर कर रहे हैं, और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन चल रहा है, इसका मतलब कॉपर का क्या हो रहा है जी? रिडक्शन हो रहा है। इसी बिहाफ के ऊपर अगर मैं इस सेल को 2 हिस्सों में क्या कर दूं? कैटेगराइज कर दूं, तो ये वाला जो हिस्सा है, लेफ्ट वाला हिस्सा है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोल सकता हूँ। ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोल सकता हूँ। और इधर राइट वाले हिस्से को मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा जी? रिडक्शन हाफ सेल बोल सकता हूँ, ठीक है? ये मेरा लेफ्ट में ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, और ये मेरा राइट में रिडक्शन हाफ सेल है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। यहाँ तक होपफुली तुम्हें बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है? एक चीज और इस डैनियल सेल की तुम देखो, अगर जिंक के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन जिंक के एटम छोड़ रहे हैं, ठीक है? और खुद किस में जाकर गिर रहे हैं? इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में। तो ये इलेक्ट्रॉन किधर चल रहे हैं? फ्रॉम एनोड से लेके कैथोड की तरफ जा रहे हैं, कुछ इस प्रकार से। अगर यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे, जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट्स है, वो एनोड से किधर जा रही है? कैथोड की तरफ जा रही है। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है, जस्ट उसके अपोजिट में क्या होता है बेटा जी? करंट होता है ना? करंट की डायरेक्शन किधर रही होगी? कैथोड से एनोड की तरफ रही होगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है, वो एनोड से किधर होगी बेटा जी? कैथोड की तरफ, ठीक है? और यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन है, वो किस तरफ होगी बेटा जी? कैथोड से, कैथोड से एनोड की तरफ रही होगी, ठीक है? तो ये चीजें तुम्हें बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है? अभी यहाँ पर मैंने यहाँ पर साल्ट ब्रिज लगा कर दिखा रखा है ना? साल्ट ब्रिज को हम अलग से पढ़ेंगे यहाँ पर, कि साल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, कैसे बनता है, कौन सा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं तुमको बता देता हूँ कि अगर ये साल्ट ब्रिज ना होता तो क्या होता। अगर बेटा जी ये साल्ट ब्रिज नहीं होता, तो भैया जी यहाँ पर ये सेल काम नहीं कर रही होती।
ठीक है? क्यों नहीं कर रही होती? क्योंकि ज़रा तुम गौर से एक बार एनोडिक कंपार्टमेंट को देखो, इस कंपार्टमेंट को देखो, यहाँ चल क्या रहा है। अगर यहाँ पर क्या होगा, ये जिंक की रोड के जो एटम्स हैं, अगर ये लगातार इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर के इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में पड़ रहे होंगे, तो यहाँ पर इस वाले बीकर के अंदर, है ना, जिंक 2 प्लस की कंसंट्रेशन धीरे-धीरे सॉल्यूशन के अंदर बढ़ना स्टार्ट कर देगी। ठीक है? जिसकी वजह से एक समय आएगा कि ये जो पूरा का पूरा बीकर है, ये कैसा हो जाएगा बेटा जी? पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करना स्टार्ट कर देगा? अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा और इलेक्ट्रॉन को उस डायरेक्शन में जाने ही नहीं देगा। ठीक है? और अगर मान लो मैं कैथोडिक कंपार्टमेंट की बात करूं, इधर क्या हो रहा होगा? इधर कॉपर 2 प्लस आयंस जो हैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से, वो लगातार इस रोड पे चिपकते रहेंगे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने से। ठीक है? तो इस सॉल्यूशन के अंदर से कॉपर 2 प्लस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और धीरे धीरे किसकी कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाएगी? सल्फेट 2 नेगेटिव आयंस की। जिसकी वजह से इस पूरे बीकर पे कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और एक समय के बाद ये नेगेटिव चार्ज आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना स्टार्ट कर देगा? रिपेल करना स्टार्ट कर देगा और ये एक्सेप्ट नहीं करने देगा। जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, वो क्या हो जाएगा बेटा जी? स्टॉप हो जाएगा और हमारी सेल क्या बंद कर देगी? काम करना बंद कर देगी, स्टॉप कर देगी किसको? वर्किंग को। ठीक है? होपफुली यहाँ तक तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि क्यों यहाँ पे साल्ट ब्रिज की जरूरत पड़ी। यही साल्ट ब्रिज इस सेल को वापस से सांस देने का काम करती है, वापस से इसको काम करवाने में क्या करती है? हेल्प करती है। तो होपफुली ये चीज तुम्हें बहुत बढ़िया तरीके से डैनियल सेल के बारे में समझ में आई होगी। तो बढ़ते हैं अब हम साल्ट ब्रिज की तरफ कि भैया जी साल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, कैसे बनती है ना? तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है बेटा जी साल्ट ब्रिज। तो जरा ध्यान से देखो साल्ट ब्रिज कैसी होती है बेटा जी? साल्ट ब्रिज होती है इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब। इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब होती है। तुम पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे बहुत बढ़िया तरीके से। तुम देखो ये यू शेप्ड ट्यूब तुम्हें दिख रही है और वो भी कैसी है? इन्वर्टेड है और ये ग्लास ट्यूब होती है ना? और अंदर से ये कैसी होती है? हॉलो होती है, खाली होती है एकदम। इसी होलो इन्वर्टेड ट्यूब के अंदर हम क्या भरते हैं बेटा जी? हम भरते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है? इसके अंदर हम क्या भरते हैं? इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि सर एक बात बताओ, जब ये इलेक्ट्रोलाइट भरेंगे, क्या ये सॉलिड में भरेंगे या लिक्विड में भरेंगे या गैस के अंदर भरेंगे? तो भैया जी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को हम किस फॉर्म में भरते हैं? यहाँ पर एक अगार अगार जेली आती है ना? अगार अगार जेली आती है, उसके अंदर मिक्स करके किसको? एक इलेक्ट्रोलाइट को, जो भी हम ले रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट, उसको मिक्स किया जाता है और अगार अगार जेली का एक पेस्ट बनाया जाता है और उसी पेस्ट को हम इसके अंदर भर देते हैं। उसी पेस्ट को हम इसके अंदर भर देते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि सर अगार अगार जेली ही क्यों ली गई, है ना? क्योंकि बेटा जी जो अगार अगार जेली होती है वो कैसी होती है? सेमी सॉलिड होती है। सेमी सॉलिड होने की वजह से, क्योंकि हमें इस ट्यूब को इन्वर्टेड रखना है, दोनों के दोनों कंपार्टमेंट के अंदर इन्वर्टेड रखना है, क्योंकि इसका जो एक हिस्सा है, यानी ये वाला जो हिस्सा है वो एक कंपार्टमेंट में रहेगा और दूसरा वाला हिस्सा है वो अलग कंपार्टमेंट में रहेगा। इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रोलाइट मैं भरूंगा, अगर वो लिक्विड हुआ, वो नीचे की तरफ गिर जाएगा बह के। ठीक है? यदि सॉलिड हुआ तो सॉलिड के अंदर आयंस की मूवमेंट नहीं हो पाएगी। इसीलिए हम जो पेस्ट लेते हैं वो ना तो सॉलिड ले सकते हैं और ना ही लिक्विड ले सकते हैं।
और गैस का तो सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है? इसीलिए हम कैसा लेते हैं बेटा जी, सेमी सॉलिड टाइप कोई चीज़ लेते हैं, जिसके अंदर आयन्स भी मूवमेंट कर जाएँ और वो गिरे भी ना नीचे। अब सेमी सॉलिड बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? अगार-अगार जेली का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? अब भरते कैसे हैं इसको, थोड़ा-सा उसके बारे में भी जान लेते हैं। देखो बेटा जी, हम क्या करते हैं, हम एक बीकर लेते हैं और उस बीकर के अंदर अगार-अगार जेली को भर देते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है? इस तरीके से। अब इसके नीचे से क्या करते हैं, हम एक बर्नर लेते हैं और उस बर्नर के ज़रिए इसके नीचे आग लगा देते हैं और फिर इस जेली को आग के अंदर पकने के लिए छोड़ देते हैं। थोड़ी देर के बाद ये जेली सेमी सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे ये लिक्विड में कन्वर्ट होती है, इसके अंदर हम क्या मिला देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट मिला देते हैं। ठीक है? और इलेक्ट्रोलाइट को मिला के हम इसको स्टीर करते हैं थोड़ी देर के लिए, ग्लास रोड से घुमाते हैं ताकि जो इलेक्ट्रोलाइट हमने इसमें मिलाया है, वो यूनिफ़ॉर्मली मिल जाए और यूनिफ़ॉर्मली मिलने के बाद ये अपना काम ठीक से कर पाए। जैसे ही एक बार ये इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर मिल जाता है, तो हम यहाँ से इसको हटा देते हैं बर्नर के ऊपर से और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे ही हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं, वैसे ही ये वापस से किसमें कन्वर्ट हो जाती है, सेमी सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है? फिर इसी का पेस्ट लेकर हम इस पूरी की पूरी साल्ट ब्रिज के अंदर हम क्या कर देते हैं, इसको फिल कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। पूरी साल्ट ब्रिज के अंदर इसको फिल कर देते हैं। ठीक है? अब तुम्हारा सवाल यहाँ पर ये होना चाहिए था कि सर एक बात बताओ हमें, ये जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है, ये कैसा लें हम? किस तरीके से लें? कैसे इसको चूज़ करें? क्या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले लें? नहीं भैया जी, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आप नहीं ले सकते हो। इलेक्ट्रोलाइट हमेशा क्या होता है बेटा जी, सेल टू सेल वेरी करता है। अकॉर्डिंग टू सेल हम ये चीज़ें क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं कि किस प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट हमें लेना है। ठीक है? तो अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, वो क्या है? कंडीशन कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की क्या-क्या कंडीशन होनी चाहिए? देखो, जो भी इलेक्ट्रोलाइट हम ले रहे हैं इस साल्ट ब्रिज के अंदर भरने के लिए, सबसे पहला तो वो कैसा होना चाहिए? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। ठीक है? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। इनर्ट का मतलब है ना तो वो कैथोडिक कंपार्टमेंट से और ना ही वो एनोडिक कंपार्टमेंट से कोई रिएक्शन करना चाहिए। अगर उसने अलग से कोई रिएक्शन छेड़ दी, तो हमारी सेल क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी। है ना? दूसरा दूसरा वो प्रेसिपिटेट नहीं बनाना चाहिए। किसी भी कंपार्टमेंट में जाके अगर वो इलेक्ट्रोलाइट से मिलकर अगर कोई प्रेसिपिटेट बना रहा है ना, तो ऐसा इलेक्ट्रोलाइट हमारा किसी काम का नहीं है। क्योंकि जब हम साल्ट ब्रिज के अंदर सारा का सारा इलेक्ट्रोलाइट भर देते हैं, तो हम इस साल्ट ब्रिज के मुँह के ऊपर क्या लगा देते हैं, एक कॉटन प्लग लगा देते हैं कुछ इस प्रकार से। ताकि ये गिरे ना, ठीक है? अगर ये प्रेसिपिटेट बनाने लग जाएगा तो इस कॉटन प्लग को ही क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा और ब्लॉक करने के बाद यहाँ से इस साल्ट ब्रिज के अंदर से आयन्स इलेक्ट्रोलाइट के अंदर माइग्रेट नहीं कर पाएँगे और हमारी सेल वापस से उसी चीज़ का शिकार हो जाएगी और काम करना क्या कर देगी बेटा जी, बंद कर देगी, ठीक है? तीसरा जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट हम ले रहे हैं, उसमें जो आयोनिक मोबिलिटी है किसकी? आयन्स की, यानी कैटायन्स की या एनायन्स की। वो कैसी होनी चाहिए बेटा जी? इक्वल होनी चाहिए। इक्वल क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जब हम साल्ट ब्रिज क्या करेंगे, लगाएँगे हमारी गैल्वेनिक सेल के अंदर, तो अभी-अभी हमने देखा है कि एनोडिक कंपार्टमेंट के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है और कैथोडिक कंपार्टमेंट के अंदर क्या बढ़ता है? नेगेटिव चार्ज बढ़ता है। ज़रा ध्यान से देखो, दोबारा से दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा था और इधर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा था। अगर हमारा जो ये केसीएल है, मान लो ये केसीएल का ही एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, अगर ये K प्लस है और Cl नेगेटिव है, तो इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो Cl माइग्रेट करेगा। अगर ये Cl धीरे-धीरे माइग्रेट कर रहा है, तो हमारा जो ये कंपार्टमेंट है वो लेट
न्यूट्रल होगा। और अगर के पॉजिटिव जल्दी जल्दी माइग्रेट कर रहा है तो हमारा जो ये कैथोडिक कंपार्टमेंट है ये जल्दी न्यूट्रल होगा। ठीक है, जल्दी न्यूट्रल होगा। इस वजह से अगर दोनों कंपार्टमेंट सेम टाइम पे न्यूट्रल नहीं हो पाए तो हमारी सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, हमारी सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, और गड़बड़ाने की वजह से यहाँ पे हमारी सेल प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगी, और एक बार अगर काम नहीं कर पाई तो फिर सेल का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए हमारी सेल की जो आयनिक मोबिलिटी है वो कैसी होनी चाहिए बेटा जी, इक्वल होनी चाहिए आयंस की। ठीक है जी, बराबर स्पीड से चलने चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमारी जो साल्ट ब्रिज है उसको लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल नहीं बनाना आना चाहिए। ये लाइन तुम सिर्फ याद रख लेना, इस लाइन को ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा सकते क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिटेल में पढ़ नहीं रहे हैं। कंडीशन मैंने तुमको बता दी इलेक्ट्रोलाइट लेते समय कि क्या क्या जरूरी है। इनर्ट होना चाहिए, प्रेसिपिटेट नहीं बनाना चाहिए, आयनिक मोबिलिटी इक्वल होनी चाहिए, है ना, और लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल नहीं बनाना आना चाहिए। ये कंडीशन हो गई हमारी साल्ट ब्रिज की। अब मैं तुम्हारे सामने बात कर रहा हूँ बेटा जी, क्या, अब मैं तुम्हारे सामने बात कर रहा हूँ फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। भाई मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। बोर्ड ने ना जाने कितने बार ये सवाल पूछा है कि मेरे को तो साल्ट ब्रिज का क्या बता दे, फंक्शन बता दे कि क्या होता है फंक्शन साल्ट ब्रिज का, है ना। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। ठीक है, फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। भाई किसी बच्चे को अगर नोट्स बनाने हैं तो वो नोट्स बना सकता है वीडियो को पॉज कर करके, क्योंकि मैं साथ साथ मिटा भी रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा साल्ट ब्रिज का काम है वो क्या काम करती है, न्यूट्रलाइज करती है, न्यूट्रलाइज बोथ कैथोडिक एंड एनोडिक कंपार्टमेंट। ठीक है, दूसरा जो इसका काम है, ये पहला तो न्यूट्रलाइज करती है एनोड और कैथोड को, है ना। दूसरा जो इसका काम क्या है, मेंटेन, मेंटेन्स द सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल को क्या करती है, मेंटेन करने का काम करती है, एक जैसा बना के रखने का। तीसरा, डू नॉट फॉर्म लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को बनने नहीं देती है। चौथा, चौथा और काम क्या हो सकता है भाई, कंप्लीट द सेल सर्किट। सेल के सर्किट को क्या करने का काम करती है, कंप्लीट करने का काम करती है ना। यहाँ से मैं तुमको एक चीज बताऊंगा कि क्या, कैसे सेल के सर्किट को काम कंप्लीट करती है। यदि तुम अगर ध्यान से एक बार इस डैनियल सेल को देखोगे, अगर मैं इसमें से साल्ट ब्रिज को हटा दूं तो ध्यान से देखना, अगर मैं इस साल्ट ब्रिज को हटा दूं, इलेक्ट्रॉन एनोड से उठे किधर गए, सिर्फ और सिर्फ कैथोड की तरफ गए। अगर ये साल्ट ब्रिज नहीं होती तो ये इलेक्ट्रॉन्स घूम के इस एनोड के अंदर नहीं आ पाते, और नहीं आ पाते तो हमारी सेल का सर्किट कंप्लीट नहीं होता। सॉरी, अगर सेल का सर्किट कंप्लीट नहीं होता तो हमारी सेल थोड़ी देर के बाद क्या हो जाती, बंद हो जाती। अब इस साल्ट ब्रिज ने क्या कर दिया है, हमारी सेल का सर्किट कंप्लीट कर दिया है। तो जरा ध्यान से देखो, ये चार फंक्शन मैंने तुमको बताए हैं। अगर बोर्ड के पेपर में साल्ट ब्रिज के फंक्शन पूछ ले तो भैया जी तुम बता सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, है ना, तुम बता सकते हो बहुत अच्छे तरीके से कि क्या क्या फंक्शन है साल्ट ब्रिज के। बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई बोर्ड के लिए।
ये लिख लेना अपनी नोटबुक में अगर कोई नोट्स बना रहा है। ठीक है जी, चलते हैं आगे की तरफ। बहुत बढ़िया, अगर तुम्हें अभी तक समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया, तुम टिके हुए हो वीडियो के ऊपर तो बहुत-बहुत धन्यवाद तुम लोगों का। अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हम इन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, शी बोलते हैं। ठीक है, ये शी क्या काम करता है? ये शी जो है हमारा, ये काम करता है बेटा जी, ये हमें मदद करता है, हेल्प इन मेजर मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, ऑफ एन इलेक्ट्रोड। किसी भी एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने में हमें कौन हेल्प करता है? ये साल्ट ब्रिज, सॉरी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मदद करता है। बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता कि सर जी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही क्या होता है ना? तो मैं तुमको बता देता हूँ बेटा जी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को सरल भाषा में बता देता हूँ कि क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो भैया जी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड की एक टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी टू लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम पोटेंशियल किसके लिए यूज करते हैं कि भाई फलाने का पोटेंशियल बहुत बढ़िया है, फलाने का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो पोटेंशियल का मतलब क्या है? किसी चीज में परिपक्वता, है ना? तो यदि किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि उसकी लूज करने की या गेन करने की जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन की वो बहुत ज्यादा है। अगर मैं इन्हीं दो चीजों के ऊपर क्या कर दूं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्लासिफाई कर दूं, मेरे पास दो तरीके के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल के आते हैं। एक हमारे पास आता है जी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और दूसरा हमारे पास निकल के आता है रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब तुम्हें नाम से ही पता चल गया होगा, ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब अगर किसी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो इसका मतलब है उसमें इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी क्या है बेटा जी, ज्यादा है। अगर किसी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो इसका मतलब उस इलेक्ट्रोड की गेन करने की टेंडेंसी क्या है, बहुत ज्यादा है ना? इसी बिहाफ के ऊपर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर छोटा सा मिसकंसेप्शन बच्चे बना लेते हैं कि सर जी ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, ये अलग अलग इलेक्ट्रोड का होता है, मतलब किसी रोड के पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही होता है और किसी रोड के पास रिडक्शन पोटेंशियल ही होता है। मतलब जिसके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उसके पास रिडक्शन पोटेंशियल नहीं होगा, जिसके पास रिडक्शन पोटेंशियल नहीं होगा उसके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, है ना? ऐसे मिसकॉन्सेप्शन बच्चे बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं तुमको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा एक एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है, मेरे पास ये इलेक्ट्रोड है मान लो किसी मेटल की, तो भैया जी इस मेटल के पास दोनों ही तरीके के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। इस मेटल की इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी है और रिडक्शन पोटेंशियल भी है। बस ये चीज जो डिपेंड करती है ना, ये चीज डिपेंड करती है कि ये मेटल की इलेक्ट्रोड किसके सामने खड़ी है। मान लो कोई बच्चा है ना, कोई बच्चा है और इसका नाम क्या है, पप्पू है, और ये बच्चा बहुत ही बढ़िया भागता है, मतलब अपने मोहल्ले के अंदर ये बच्चा बहुत बढ़िया धावक है, रनर है, और ये 100 मीटर की रेस है ना, 100 मीटर की रेस ये कंप्लीट कर देता है 13 सेकंड के अंदर, जबकि कोई और बच्चा नहीं कर सकता है, तो ये इसका पोटेंशियल है। लेकिन इसी पप्पू को अगर मैं किसके सामने खड़ा कर दूं, उसेन बोल्ट के सामने खड़ा कर दूं, तो भैया जी इसकी क्या औकात है? उसेन बोल्ट तो क्या कर सकता है, 100 मीटर को वही 9 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर सकता है। मतलब पप्पू बोल्ट के सामने कुछ नहीं है, लेकिन गली मोहल्ले के बच्चों के सामने बहुत कुछ है। ठीक इसी तरीके से किसी मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकता है और रिडक्शन पोटेंशियल भी हो सकता है, बस डिपेंड क्या करता है वो किसके सामने खड़ा है।
यदि कोई मेटल हाईली रिएक्टिव एलिमेंट के सामने खड़ा है, ऐसे केस में उस मेटल को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा रहेगा। यदि वही मेटल जिसकी इलेक्ट्रोड हम ले रहे हैं वो ज्यादा रिएक्टिव है और सामने वाला कम रिएक्टिव है, ऐसे केस में इस बार हमारी मेटल की रोड इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, यानी अब की बार हमारा क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा रहेगा। इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल का पता कर सकते हो। ठीक है जी। किसी भी मेटल की इलेक्ट्रोड के पास क्या होते हैं, दोनों टाइप के पोटेंशियल होते हैं, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन। बस फर्क किस चीज का है, किसके सामने खड़ा है। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इलेक्ट्रोड क्या होती है भाई, है ना। सवाल ये भी उठता है कि इलेक्ट्रोड क्या होती है। तो इलेक्ट्रोड कोई भी एलिमेंटल रोड हो सकती है, एलिमेंटल रोड हो सकती है जिसके ऊपर दो काम होंगे, है ना, जिसके ऊपर दो काम होंगे, या तो लॉस होगा इलेक्ट्रॉन का या गेन होगा इलेक्ट्रॉन का। तो कोई भी एलिमेंटल रोड जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन हो रहा है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा जी, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं तुमको थोड़ा सा साइन कन्वेंशन के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, साइन कन्वेंशन कैसे लेंगे दोनों पोटेंशियल के बीच में। देखो मैं तुमको बता देता हूँ, फॉर एनी रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए अगर मैं बात करूं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, ये दोनों मैग्नीट्यूड में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब जितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उतना ही रिडक्शन पोटेंशियल होगा। लेकिन फर्क किस चीज का आ जाता है, सिर्फ साइन कन्वेंशन का आ जाता है। इस चीज का ध्यान में रखना। यदि किसी भी इलेक्ट्रोड का मान लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो है, मान लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है मान लो +0.74 वोल्ट, तो भैया जी इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, माइनस का 0.74 वोल्ट। तो तुम इस एग्जांपल से समझ सकते हो दोनों मैग्नीट्यूड में सेम रहेंगे किसी भी एक इलेक्ट्रोड के लिए, लेकिन फर्क किस चीज का रहेगा, साइन कन्वेंशन का। और ये उसी सेम इलेक्ट्रोड के लिए बात चल रही है। अगर मैं अलग अलग इलेक्ट्रोड की बात करने लग जाऊंगा तो भाई साहब दोनों ही चीजें अलग अलग हो सकती है ना। जैसे एक मैं जिंक की बात करूं, एक मैं कॉपर की बात करूं, तो जिंक का मान लो होता है 0.74, जबकि कॉपर का होता है 0.36 के आसपास, है ना। मान लो मैं तो ये हाइपोथेटिकल वैल्यू ले रहा हूँ, तो यहाँ पर कॉपर का माइनस में होता है, मान लो जिंक का प्लस में होता है। तो दोनों चीजें अलग अलग हैं, मतलब अगर हम अलग अलग इलेक्ट्रोड ले लेंगे तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल अलग अलग होगा और साइन कन्वेंशन में भी अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन किसी सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए बात करूं, जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया है मान लो जिंक के लिए, तो ये +0.74 और -0.74, तो तुम देख रहे हो यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम रहता है लेकिन साइन कन्वेंशन का क्या रहता है, डिफरेंस रहता है। तो होपफुली तुम्हें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी समझ में आया होगा और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टाइप्स भी समझ में आए होंगे। तो आज की वीडियो में मैंने तुमको यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को क्या करवाया है, रिवाइज करवाया है। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम शी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किस तरीके से शी हेल्प करती है अदर एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए, है ना। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के हम कुछ टाइप्स और भी पढ़ेंगे जिसमें हम बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे और रिवीजन करेंगे बहुत अच्छे से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो बने रहिए हमारे साथ। जो भी बच्चा लास्ट तक अभी तक मुझे सुन रहा है, वो बच्चा प्लीज प्लीज वो बच्चा एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन हमारे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करके जाए। ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और भी टॉपिक्स के साथ। हम कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को रिवाइज करेंगे। तब तक के लिए बने रहें। सब्बा खैर, जय हिंद, नमस्कार।